Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 12th October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about surrogacy law in India, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, also important from GS पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले ज़रा देखते हैं सरोगेसी एक्ट 2021 के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं. यही कानून ला करके हमारे देश में सरोगेसी एक्टिविटी को रेगुलेट किया गया है. तो सबसे पहले इस एक्ट में सरोगेसी को डिफाइन किया गया है. क्या है सरोगेसी, वो एक बार ज़रा देखते हैं. एज पर दिस एक्ट, सरोगेसी इज़ अ प्रैक्टिस वेयर ए वुमन अंडरटेक्स टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर अनदर कपल and agrees to hand over the child to them after the birth. तो जैसे कि ये कपल हैं, इनके बिहाफ पे अगर ये वुमन अग्री करती है कि वो अपने वूम में इनके बच्चे को कंसीव करेगी और उसके बर्थ के बाद इनको हैंड ओवर कर देगी, तो इस प्रैक्टिस को हम लोग सरोगेसी कहते हैं. इस कानून के अंतर्गत ये जो सरोगेसी एक्ट 2021 लाया गया है हमारे देश में, इस कानून के अंतर्गत हमारे देश में सिर्फ ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है. ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मतलब आप किसी दूसरे के लिए सरोगेसी कर सकते हैं बट नॉट फॉर मॉनेटरी एक्सचेंज. तो दो ही सरोगेसी हो सकती है मेनली. एक होता है मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए सरोगेसी, जिसको कॉमर्शियल सरोगेसी कहेंगे, या सरल भाषा में कहें तो इन लोगों से, इन कपल से पैसे लेकर के इस वुमेन ने अगर अपने वूम्ब को रेंट पे दिया, समझ लिए, तो एक तरह का रेंटिंग ही तो हुआ ये. तो इसको हम लोग कहेंगे कॉमर्शियल सरोगेसी. और दूसरा होगा ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, कि किसी मेडिकल रीजन के कारण, किसी कारण से अगर ये कपल जो है वो बच्चे को बियर नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में ये वुमन आउट ऑफ गुडविल जेस्चर, आउट ऑफ ह्यूमनिज्म, इनको मदद करने के लिए सरोगेसी ऑफर कर रही है. दैट वुड बी नोन एज ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी. तो मुद्दा ये है कि ये जो कपल हैं ये सरोगेसी के लिए किसी को हायर तो कर सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं दे सकते. पैसे दे करके हायर नहीं करेंगे. जो बेसिक खर्चे हैं जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस या इंश्योरेंस कवरेज, बस वही सब कवर करेंगे ये कपल. बट सरोगेसी के लिए, रेंटिंग द वूम के लिए ये पैसे नहीं देंगे. मीन्स इन इंडिया ओनली ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इज़ अलाउड, नॉट कॉमर्शियल सरोगेसी और सरोगेसी फॉर द मॉनेटरी कंसिडरेशन. एथिक्स पेपर में इस आर्ग्यूमेंट का कैसे इस्तेमाल करें. देखिए, दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे सरोगेसी कॉमर्शियल लेवल पे भी अलाउड है, लेकिन इंडिया के अंदर जो मदरहुड है, मातृत्व, उसको बहुत सैक्रोसैंक्ट कहा गया है, बहुत पायस कहा गया है, सैक्रेड कहा गया है, राइट. तो माँ का जो काम दर्जा है या मातृत्व जो है, मदरहुड, इसका कॉमर्शियलाइजेशन जो है इंडियन एथिक्स के या इंडियन जो सोसाइटी है उसके एथिकल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होगा. And that is why commercial surrogacy is banned. क्योंकि commercial surrogacy is like commercialization of mother's womb या commercialization of motherhood. motherhood का हमारे देश में एक व्यापार नहीं हो सकता. मदर के वूम्ब का, माँ के कोख का व्यापार नहीं हो सकता. ऐसा हमारे इंडियन एथिकल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होगा. एंड दैट इज़ वाई इन आवर कंट्री कॉमर्शियल सरोगेसी इज़ नॉट अलाउड, ओनली ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इज़ अलाउड. फिर कुछ टेक्निकल चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्या है सरोगेसी के लिए. तो सिर्फ एक मैरिड कपल ही सरोगेसी ऑप्ट कर सकते हैं. सरोगेसी लॉ डिफाइंस ए कपल एज ए मैरिड इंडियन एंड बिटवीन मैन एंड वुमेन. तो हमारे देश में सेम सेक्स मैरिजेस तो अभी भी रिकॉग्नाइज्ड है नहीं. तो मैरिड कपल का हमारे देश में मतलब है मैन और वुमेन के बीच में जो मैरिज होता है उसको लेकर के. एज क्राइटेरिया फॉर वुमेन is between 23 to 50 and man is 26 to 55 year and the couple must be married for 5 years. इसका सरल सा मतलब ये है कि पहले कपल खुद प्रयास करें कि उनको जो नेचुरल तरीके से बच्चा हो जाए, उनको सरोगेसी की ज़रूरत ना पड़े. लेकिन अगर वो खुद कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, 5 सालों तक उन्होंने ट्राई किया है, तो उसके बाद दे कैन गो फॉर सरोगेसी एंड दैट टू ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी. Who can be a surrogate mother? तो a close relative of the couple, a married woman with a child of her own. ऐसी वुमेन जिसका खुद का बच्चा हो चुका है. और
और उसकी एज 25 से 35 साल है, वही सरोगेसी ऑफर कर सकती है और क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, क्योंकि दूर कोई अनजान आदमी क्यों सरोगेसी करेगा, नेचुरली उसके पीछे कहीं ना कहीं कॉमर्शियल इंटरेस्ट होगा, तो उसको अलाउ नहीं किया गया है। सी कैन बी ए सरोगेट मदर ओनली वंस इन हर लाइफ, तो एक वुमन जो है बस एक बार सरोगेट मदर बन सकती है, यानी कि इसका व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये धंधा बन जाए, कोई एक वुमन जो है वो सरोगेसी बार बार करे। वैसे भी कॉमर्शियल सरोगेसी बैन है, लेकिन क्या कहीं कोई इलीगल तरीके से पैसे लेकर के सरोगेसी ना करे, इसलिए हमारे देश में सरोगेसी एक वुमन के लिए बस एक ही बार अलाउड है। एंड सी शुड बी सर्टिफाइड मेडिकली एंड फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट फॉर सरोगेसी। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सरोगेट कपल, कौन कौन से कपल जो है वो सरोगेसी ऑप्ट नहीं कर सकते? तो कपल जिनके खुद के बच्चे हैं, जिनके पास एक भी खुद का बच्चा है, वो सरोगेसी उनको अलाउड नहीं है। द लॉ ऑल्सो अलाउज सिंगल वुमेन टू रिजॉर्ट टू सरोगेसी, बट सी शुड आइदर बी ए विडो और डिवोर्सी बिटवीन द एज ऑफ 35 to 45 years, बट सिंगल मेन आर नॉट अलाउड फॉर सरोगेसी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सरोगेट मदर्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बट इंडिया में सरोगेसी को लेकर के कानून लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी 2021 में, वो भी ज़रा समझते हैं। देखिए, हमारा देश, गरीबी तो है ही हमारे देश में, तो गरीबी के कारण कई सारी जो यंग औरतें हैं वो कॉमर्शियल सरोगेसी में इंगेज हो रही थीं, और हमारा देश हब बनता जा रहा था सरोगेसी के लिए। विदेशों से कई सारे लोग आते थे और हमारे देश के अंडर प्रिविलेज्ड विमेन को फिर वो कॉमर्शियल सरोगेसी के लिए ल्योर करते थे, अट्रैक्ट करते थे, और इस तरीके से हमारे देश में मदरहुड का कॉमर्शलाइजेशन होता जा रहा था। कहीं ना कहीं पैसे या गरीबी के कारण जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट या सैक्रेड चीज़ है उसका भी व्यापारीकरण या कॉमर्शलाइजेशन हो रहा था, यानी कि मदरहुड का कॉमर्शलाइजेशन हो रहा था। यही चीज़ दिखाया है ये जो मूवी थी, आई थिंक मिम्मी नाम था इस मूवी का, यस राइट, मिम्मी नाम था, उसमें दिखाया, अगर आपने मूवी ये देखी हो तो। द वीमेन हु आर पुअर अनएजुकेटेड, जो ज़्यादातर इस कॉमर्शियल सरोगेसी में एंगेज हो रही थी, दे वर बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय अनस्क्रूपलस मिडिल मैन। ऐसा एक एग्जाम्पल हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। 2008 में एक जापानीज़ कपल, दे केम टू इंडिया एंड दे बिगेन द प्रोसेस ऑफ सरोगेसी बाय हायरिंग ए सरोगेट मदर फ्रॉम गुजरात। उस टाइम तक तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन किया जाए। इसके पहले कि बच्चे का जन्म होता, कपल में आपस में डिवोर्स हो गया और उसके बाद उन्होंने बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। तो ऐसे भी इशूज़ निकल करके आए हैं पहले। तो इस कारण से हमारे देश में सरोगेसी को लेकर के कानून बनाना पड़ा। लेकिन जब से सरोगेसी को लेकर के कानून बना है, तब से एक अलग समस्या देखी जा रही है। कई सारे लोग जो हैं वो अभी भी इस सरोगेसी को रिजॉर्ट कर रहे हैं, कॉमर्शियल सरोगेसी को रिजॉर्ट कर रहे हैं थ्रू इलीगल मेथड। अंडरग्राउंड सरोगेसी इंडस्ट्री आज भी काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा है, और चूँकि इतना स्ट्रिक्ट कानून बन गया है अब कि ऑल्ट्रुइस्टिक ही होना चाहिए, कॉमर्शियल तरीके से नहीं होना चाहिए। इस कारण से कई सारे ऐसे कपल हैं जो नेचुरल तरीके से बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास पैसा है भी, लेकिन उनको कोई ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी ऑफर करने वाली लेडी मिल नहीं रही है, और कॉमर्शियल सरोगेसी बैन कर दिया गया है। इसी कारण से एथिक्स में भी इसको क्वेश्चन किया जा सकता है कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है सरोगेसी की, तो वाई आर वी नॉट अलाउिंग genuine couple who are not able to have their own children, why are we not allowing them to have commercial surrogacy? जब टेक्नोलॉजी है तो that technology should be allowed to benefit the life of few who are in need of that technology। लेकिन हमने उसको altruistic surrogacy तक बैन करके कई सारे genuine couple को ये ऑप्शन एक्सप्लोर करने से रोक दिया है। क्यों हम लोग सरोगेसी डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ये न्यूज़ में आया है? तो तमिलनाडु के एक डायरेक्टर हैं और उनकी वाइफ एंड एक्टर जो है, द डायरेक्टर का नाम है विघ्नेश और उनकी वाइफ का नाम है नयनतारा। हाल फिलहाल में उन्होंने एक पिक्चर रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि उनको ट्विन बेबीज़ हुए हैं। अब उसके बाद से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि इन लोगों ने सरोगेसी, कॉमर्शियल सरोगेसी को ऑप्ट किया था, तभी जाकर के इनको बेबीज़ हुए, अदरवाइज इस तरह की कोई न्यूज़ तो थी नहीं पहले से। और उसके बाद से उनके खिलाफ इंक्वायरी की भी बातें शुरू हो रही हैं। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस न्यूज़ की मदद से ही हमने सरोगेसी के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमारे देश में देख लिया। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेरर एक्सरसाइज, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। SCO, इसके बारे में तो आपको पता ही है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में इसको बनाया गया था। सेंट्रल एशिया की 5 में से 4 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। उसके अलावा चाइना, रसिया पहले से मेंबर्स थे, और फिर इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में इसमें ऐड किया गया है।
और इसका सेक्रेटेरिएट चाइना के बीजिंग शहर में है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये 8 देशों के बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन डेवलप किया जाए। आपको ये भी बात पता होगी, मैंने बताया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में पहले, कि अगले साल इसमें ईरान को भी ज्वाइन करा दिया जाएगा। सो ईरान विल बी ज्वाइनिंग SCO एज द 9th मेंबर। उसके अलावा बेलारूस को भी 10th मेंबर की तरह ज्वाइन कराने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। याद आपको ये रखना है, क्योंकि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि SCO के अंदर एक एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। SCO के अंदर एक एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका शॉर्ट में नाम है RATS, पूरा नाम है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका मेन काम है कि ये देश जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं, इन्होंने मिल कर के एंटी टेरर स्ट्रक्चर बनाया है। और ये एंटी टेरर स्ट्रक्चर RATS का काम है कि इस एरिया में टेरर एक्टिविटीज़ को वो कर्ब करें। तो RATS के अंतर्गत होता क्या है कि कुछ दिनों पे ज्वाइंट टेरर एक्सरसाइज होती हैं। ये जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं आपस में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं अगेंस्ट टेररिज्म। तो न्यूज़ ये है कि इंडिया के अंदर हरियाणा के मानेसर में एक RATS के अंतर्गत ज्वाइंट टेरर एक्सरसाइज चल रहा है, जिसका नाम है मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज 2022। ये जो मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज है अंडर RATS ऑफ SCO दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ इंडिया। और इसमें मज़े की बात यह है कि इंडिया के साथ साथ ये जो बाकी सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ के आर्म्ड फोर्सेस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की फोर्स इंडिया में आकर के पार्टिसिपेट करेगी, टेररिज्म को रोकने के लिए एंटी टेरर एक्सरसाइज करेगी, जिसका नाम है मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज। मुझे लगता है मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस तरह का एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इस आर्टिकल की मदद से मैं आपको एक भारत सरकार की इंपॉर्टेंट स्कीम स्वामित्व स्कीम के बारे में बताऊंगा, इसीलिए ये आर्टिकल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस हर 4 साल पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कराता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। ये इस साल जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका इनॉग्रल सेशन 2018 में चाइना में हुआ था। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस का इनॉग्रल सेशन यानी कि पहला सेशन 2018 चाइना में हुआ था। इसका दूसरा सेशन अभी चल रहा है हैदराबाद, इंडिया में। तो चूंकि इंडिया ने इसको इस बार होस्ट किया है और 4 साल पे एक बार होता है, इस कारण से मुझे लगता है कि आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया इज होस्टिंग सेकेंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रही है। और इस कॉन्फ्रेंस का इस साल थीम है जियो इनेबलिंग द जियो विलेजेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन होता क्या है वो जरा देखते हैं। तो स्पेस से अर्थ सरफेस के बारे में निकाले हुए इंफॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन। मतलब ज़्यादातर सैटेलाइट वगैरह से अर्थ और उसके आसपास के स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अगर निकाला जाए तो उसको हम लोग कहेंगे जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन। GPS could be an example of geospatial information, या सैटेलाइट्स जो रिमोट सेंसिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन। अभी जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन को लेकर के जब कांग्रेस हो रहा है हमारे देश में यूनाइटेड नेशन का, तो जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार ने जो एक इम्पॉर्टेंट स्कीम लॉन्च किया है उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। इस स्कीम का नाम है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम में क्या कर रही है हमारी सरकार कि रूरल एरियाज़ में ड्रोन्स की मदद से सर्वे कर रही है। देखिए, आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है कि गांव में रहने वाले कई सारे लोग जिनके पास गांव में कई सारी ज़मीनें हैं जो खेती के लायक हैं, उसको वो लोग छोड़ करके शहरों में आकर के सेटल हो गए और फिर उन ज़मीनों को पे कोई खेती कर नहीं रहा है, खाली पड़ी हुई है, जिससे हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ओवरऑल सफ़र कर रहा है। लोग क्यों अपने खेतों को दूसरों को रेंट पे नहीं दे रहे? क्योंकि ज़्यादातर जो गांव की ज़मीनें हैं उनके जो लैंड ओनर सर्टिफिकेट्स हैं, जिसको पट्टा राइट्स कहते हैं, वो ठीक से नहीं हैं, ठीक तरीके से बनाए हुए नहीं हैं। क्योंकि रूरल एरियाज़ में इस तरह के लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ठीक से होते नहीं थे पहले ज़माने से। किसी की कोई ज़मीन है तो है, बस सब रिकॉग्नाइज करते हैं इसी तरीके से उसकी ज़मीन है, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की कमी है। तो इस कारण से लोग शहरों में आ तो जाते हैं लेकिन अपने गांव की ज़मीन किसी और को
रेंट पे नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने रेंट पे दे दिया और हमारे पास खुद तो डॉक्यूमेंट्स है नहीं, तो बाद में जिसको रेंट पे दे रहे हैं वही उस ज़मीन को क्लेम कर लेगा। तो ये सब डर के कारण लोग जो है लैंड को रेंट पे देते नहीं है, फिर एग्रीकल्चर सफ़र करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। कई सारे लैंडलेस वर्कर हैं जिनको उन खेतों पर काम करने की ज़रूरत है, अगर काम करे तो उनको भी थोड़ा रोज़गार मिले, लेकिन उन लोगों को फिर वो खेत मिलते नहीं है। तो एक तरफ खेत खाली पड़े हैं, दूसरी तरफ लैंडलेस वर्कर्स पड़े हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि लोगों की पक्के तौर पे लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट बना करके दी जाए। और लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट बनाने के लिए फिर भारत सरकार लेकर के आई है स्वामित्व स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। जिसमें सरल शब्द तरीके से भारत सरकार क्या करेगी कि ड्रोन्स की मदद से रूरल एरियाज़ का मैपिंग करेगी, और रूरल एरियाज़ का मैपिंग करके अलग अलग जो प्लॉट्स हैं उसका मार्किंग करेगी, और मार्किंग करके फिर उन प्लॉट्स का ओनर्स का नाम चढ़ाएगी, और फिर ओनर्स का एक लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बना करके दे देगी। एक बार लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे तो फिर लोग जो हैं ज़्यादा ज़्यादा अपनी ज़मीनों को खेती के लिए किराए पे देंगे, और जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो स्वामित्व स्कीम है, इट इज़ बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पैलियोजिनोमिक्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इस साल का जो 2022 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन, दोनों एक ही बात है, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन, जिनको दिया गया है वो हैं स्वीडन के साइंटिस्ट सवांतो पैबो। अब ये नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस साल का नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन दिया गया है फॉर स्टडी ऑफ डीएनए ऑफ एंशिएंट ह्यूमन बींग्स। तो पुराने ज़माने के अब जो ह्यूमन से जो पहले वाले स्टेजेस थे हमारे, उन ह्यूमन्स के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके जो स्टडी किया है सवांतो पैबो ने, उस स्टडी के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन फॉर द ईयर 2022। लेकिन वहाँ पे मैंने ये शब्द आपको नहीं बताया था, पैलियोजिनोमिक्स, और मुझे लगता है कि इस बार प्रीलिम्स में सवाल पैलियोजिनोमिक्स पे आ सकता है कि सवांतो पैबो जिनको इस साल मिला है नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन, दैट हैज़ बीन गिवन फॉर द स्टडी ऑफ पैलियोजिनोमिक्स। पैलियोजिनोमिक्स को ही कहते हैं स्टडी ऑफ एंशिएंट ह्यूमन स्पीसीज, जिनका नाम है डेनिसोवान। तो Swanto Pabo has done study of the DNA of Denisovan, who is an early human species. पहले मैंने ये पैलियोजिनोमिक्स शब्द नहीं बताया था, बट मुझे लगता है पैलियोजिनोमिक्स इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं दोबारा इसको कवर कर रहा हूँ। पैलियोजिनोमिक्स की स्टडी से फ़ायदा क्या होगा, एंशिएंट ह्यूमंस के डीएनए की स्टडी से फ़ायदा क्या होगा, उनके एंसेस्ट्रल लीनिएज के बारे में पता चलेगा कि कहाँ से कौन से लोग आए हैं। तो फॉर एग्जांपल राखी घरी जो साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहाँ के फॉसिल्स को स्टडी करके एक बात पता चली कि ये लोग सेंट्रल एशिया या ईरान से नहीं आए थे, जो जनरली माना जा रहा था। पैलियोजिनोमिक्स यानी कि अर्ली ह्यूमंस के डीएनए को स्टडी करके ये भी पता चलता है कि अलग अलग जो बीमारियां हमें होती हैं मौजूदा वक्त पे, उसके पीछे क्या कारण है, और उसका फिर ठीक तरीके से इलाज भी ढूंढा जा सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में आया था, तो आने वाले एपीएससी एग्जाम्स में इसको रिपीट किया जा सकता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देन कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इट वाज कन्फर्ड फॉर द रिसर्च फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड द एक्सपेरिमेंट शोज बैंक्स आर वल्नरेबल टू रूमर्स about their impending collapse, that is also correct. And Chandrayaan 2 lunar mission comprises of lander, orbiter, rover, all the three are correct, so the correct answer is option D.